स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है ग्लास एंड सीमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्लास के बारे में देखते हैं। ग्लास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जनरल यूज में ग्लास बहुत हम लोगों ने देखा होगा, कितने टाइप का होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है ग्लास। दरअसल ग्लास को हम लोग देखते हैं तो ये आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड स्टेट होता है और सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट होता है। तो आइए ग्लास के बारे में जान लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ग्लास की डेफिनेशन पहले लिखेंगे। ग्लास इज एन एमॉर्फस solid. ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड किसका? ऑफ वेरियस सिलिकेट्स। वेरियस सिलिकेट्स। तो ये कैसा सॉलिड होता है? इट इज अ amorphous solid or pseudo solid. इट इज amorphous solid और pseudo solid, मतलब ये सॉलिड होता है, दिखता है आपको, पर सॉलिड नहीं होता है। ये लिक्विड स्टेट में होता है ग्लास। और लिक्विड का जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? लिक्विड की जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। उसको हम लोग बोलते हैं एक सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट के बाद एक थर्ड स्टेट बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। और अब देखिए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि ये क्या है? एक मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। और मिक्सचर में उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, क्योंकि मिक्सचर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग रेशियो होता है, जिस पे वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाता है। जनरली फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो एलिमेंट्स का होता है, वो कंपाउंड्स का होता है। एलिमेंट और कंपाउंड्स का फिक्स्ड होता है, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ sand
and limestone or and Na2CO3. A mixture of sand, limestone or sodium carbonate in the ratio of 3.3:0.5:1 इस रेशियो में मिला देते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें एमॉर्फस का मतलब होता है बेटा, आप लोग पूछ रहे हैं, एमॉर्फस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म। देखिए किसी भी सॉलिड के दो फॉर्म होते हैं। कोई भी सॉलिड होता है, दो फॉर्म होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन होता है जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है। और जो एमॉर्फस होता है वो पाउडर्ड फॉर्म होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन। माइक्रो क्रिस्टलाइन। माइक्रो क्रिस्टलाइन या पाउडर्ड फॉर्म या एमॉर्फस फॉर्म, महीन पिसा हुआ। एमॉर्फस मतलब महीन पिसा हुआ, राइट। अब देखिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट पजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज नॉट possess शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत डेफिनेट, एकदम फिक्स्ड नहीं होता है, वेरी करता रहता है, जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं। क्योंकि ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर में सबकी परसेंटेज थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। दूसरा है, इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। इट इज नॉट ए ट्रू सॉलिड क्योंकि ये स्यूडो सॉलिड होता है, मीन्स लिक्विड में होता है, और इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स में है, हाई विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा। इट इज ए हाई लिक्विड, हाई, बल्कि इसको बोलिए इट इज ए हाईएस्ट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी सबसे, इस लिक्विड की विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि यह सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन constituent particles are not arranged in
regular manner, not arranged regular manner. It has short range order. Short range order. It has short range order. It is isotropic. It is isotropic. Next है, its cooling curve is continuous. Its cooling curve is continuous. ये इसकी प्रॉपर्टीज है। किसी भी कांच के लिए, ग्लास मीन्स क्या होता है, कांच, कांच के लिए ये प्रॉपर्टीज होती हैं, नोट कर लीजिए बेटा। Yes, crystals can be considered as a solid because solid के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। राइट बेटा अमन? अभी देखिए ये हो गई प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए। इसके बाद कॉमन फार्मूला ऑफ ग्लास। कॉमन फार्मूला ऑफ ग्लास, ग्लास का फार्मूला क्या होता है? R2O dot MO dot 6SiO2, 6SiO2, ये कॉमन फार्मूला होता है। Where R is the monovalent cation, like example Li plus, Na plus, K plus, ये monovalent cation, और M is the divalent cation, example MgCaZnPb, Mg2 plus Ca2 plus Zn2 plus Pb2 plus, ये डाइवैलेंट कैटायन हो गए। अब देखिए रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास, ग्लास के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? तो जो ग्लास होता है R2O डॉट MO डॉट 6SiO2, ये फार्मूला है ग्लास का। और यहाँ पर ये मोनोवैलेंट के ऑक्साइड, ये डाइवैलेंट के ऑक्साइड है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक ऑक्साइड प्लस कूलिंग मटेरियल, ये चीज़ें हैं। अब देखिए बेसिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बेसिक ऑक्साइड में हम ले सकते हैं Na2O
CaO कॉमा लगा करके है, ये अलग अलग हैं, K2O और ले सकते हैं PbO। इनमें से कोई भी हम बेसिक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें ये सभी मेटल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लेड। और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब है कोई भी मेटल के ऑक्साइड सब बेसिक नेचर के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, लाइक P2O5, P2O5, B2O3, ये क्या है? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ध्यान रखना, बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक ऑक्साइड प्लस कूलिंग मटेरियल लेते हैं, और बेसिक ऑक्साइड में हम Na2O, CaO मतलब कोई भी S ब्लॉक एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो हम ले सकते हैं, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। वो भी कौन से मेटल? S ब्लॉक के मेटल, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ये एसिडिक इन नेचर है, राइट। देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में यूज करते हैं। बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में यूज करते हैं। बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में अगर हम सोडियम को यूज करेंगे, सोडियम को यूज करेंगे तो इसके लिए हमें कंपाउंड लेना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, Na2CO3। यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल Na2CO3 या Na2NO3, Na2CO3 और NaNO3। ये सोडियम के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा। और दूसरा अगर हम यूज करेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए हमें लेना पड़ेगा K2CO3 या KNO3। इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं, इससे हमें पोटेशियम मिल जाएगा। और थर्ड है कैल्शियम के लिए हमें लेना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल CaCO3 ले सकते हैं या फिर CaO ले सकते हैं। नेक्स्ट बेरियम, बेरियम के लिए हमें बेरियम कार्बोनेट Ba, एग्जाम्पल BaCO3 ले सकते हैं। और मैग्नीशियम के लिए एग्जाम्पल MgCO3 ले सकते हैं। यहीं पर जिंक के लिए एग्जाम्पल ZnCO3 या फिर ZnO ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अगर हमने सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम नाइट्रेट लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम सॉफ्ट ग्लास बनाना चाहते हैं।
क्या बनाना चाहते हैं? सॉफ्ट ग्लास। सोडियम के लिए अगर हमने सोडियम डाला उसमें Na2CO3 या NaNO3 लिया, इसका मतलब है कि हम सॉफ्ट ग्लास बनाना चाहते हैं। अगर हमने पोटेशियम को यूज किया, K2CO3 या KNO3 यूज किया हमने पोटेशियम के लिए, तो इसका मतलब है हम हार्ड ग्लास बनाना चाहते हैं, हार्ड ग्लास बनाना चाहते हैं। और अगर हमने कोई पीबी, यहाँ पर एक और लिख लीजिए 7th पॉइंट, पीबी। पीबी के लिए एग्जाम्पल PbCO3, PbO, ये अगर हमने पीबी के लिए पीबी डालना चाहे और उसमें PbCO3 या PbO ले लिया, इसका मतलब है कि हम कोई ऑप्टिकल ग्लास बनाना चाहते हैं। ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास मीन्स जैसे प्रिज्म के लिए या फिर चश्मे के लिए या फिर बल्ब के लिए ऑप्टिकल ग्लास बनाना चाहते हैं। राइट बेटा। अगर बेरियम लिया, ये वाला BaCO3 डाला बेरियम के लिए, तो इसका मतलब है कि हम लो थर्मल एक्सपेंशन का बनाना चाहते हैं, उसकी थर्मल पावर बहुत लो होगी, लो थर्मल का बनाना चाहते हैं। देखिए बेटा, ZnO जो होता है, ये PbO और ZnO, ये दोनों ही D ब्लॉक के मेटल होते हैं, ये दोनों ही D ब्लॉक के मेटल होते हैं। और S ब्लॉक के मेटल्स के ऑक्साइड, ध्यान से समझिए, S ब्लॉक के मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, और D ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। मतलब एक होता है उसमें एम्फोटेरिक, तो जो D ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, D ब्लॉक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर के होते हैं, लेकिन ये हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड। ये तो बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन ये ZnPb ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक ये नेचर एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है जहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इधर से इधर चलते हैं तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर कोई मेटल आया तो इसके पहले के ये तो बेसिक है, लगातार कम होती जा रही है बेसिसिटी, और इधर बीच के एम्फोटेरिक हो जाएंगे और फिर इधर के एसिडिक हो जाएंगे, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही। तो यहाँ पर जो आएगा उसका बेसिसिटी बहुत कम होगी, लेकिन एम्फोटेरिक में नहीं आएगा। इधर का जो होता है वो एसिडिक हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक एक ऐसी चीज होती है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन अगर उसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो उसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोल देंगे, अगर बेसिक की ज़्यादा हो गई थोड़ी सी तो बेसिक ऑक्साइड बोल देंगे। वास्तव में एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो एसिडिक की प्रॉपर्टी अगर थोड़ी सी रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है बेसिक के तो उनको हम एसिडिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, और या बेसिक की प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्फोटेरिक है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी 80% है और एसिडिक प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो 80% है, एसिडिक प्रॉपर्टी 20% है, तो वो एम्फोटेरिक तो है, लेकिन ऐसे को कभी कभी हम बेसिक में यूज कर लेते हैं। राइट बेटा। कोई भी
एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी 80% है और एसिडिक प्रॉपर्टी 20% है, एम्फोटेरिक है, लेकिन कभी कभी उसको हम बेसिक ऑक्साइड में भी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि बेसिक की प्रॉपर्टी 80% है, ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं, राइट। अब देखिए इसका बी पॉइंट एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए हम यूज करते हैं SiO3 और यूज करते हैं B2O3 और थर्ड पॉइंट यूज करते हैं P2O5। अब ये चीजें देखिए, अगर SiO3 ये क्या है, सिलिका है और इसको हम सैंड के साथ जब हम यूज करेंगे, इसको हम सैंड यूज कर सकते हैं, उससे हमें SiO3 मिल जाएगा। सैंड हम यूज कर सकते हैं, उससे SiO3 मिल जाएगा। B2O3 को मिलाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा H3BO3। H3BO3 इट इज ए ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड यूज करेंगे जिससे हमें B2O3 मिल जाएगा। और या फिर हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B2O7.10H2O Na4B2O7 नहीं Na2B4 Na2B4O7.10H2O, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। इस बोरेक्स को अगर हम यूज करेंगे तो ये भी हमें B2O3 प्रोवाइड करवा देगा। तो अगर हमें P2O5 लेना है तो हमें यूज करना पड़ेगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये कंपाउंड हम यूज करेंगे जिससे हमें ये एसिडिक ऑक्साइड्स मिल जाएंगे उसमें, क्योंकि इन सभी को हीट करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी जैसे H3BO3 है, इसको अगर हमने हीट किया तो B2O3 बन जाएगा। बोरेक्स को हीट किया B2O3 मिलता है। कैल्शियम फॉस्फेट को हीट किया P2O5 मिलता है। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी हम यूज करेंगे तो ये वाले कंपाउंड हमें मिल जाएंगे, राइट बेटा। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डालिए वैरायटी ऑफ ग्लास। VARIETI वैराइटीज ऑफ ग्लास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वैराइटीज ऑफ ग्लास। फर्स्ट है सॉफ्ट ग्लास। वैराइटीज ऑफ ग्लास, फर्स्ट है सॉफ्ट ग्लास। डालिए सॉफ्ट ग्लास में लिखिए मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। Mixture of calcium and sodium silicates. It is easily fusible. It is easily fusible.
Next point, it is used in making tubes, plates and common glassware. Making tubes, plates and common glasswares. And common glasswares. नोट कर लिया. नेक्स्ट सेकंड है हार्ड ग्लास. सेकंड है हार्ड ग्लास. इसमें लिखिए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट mixture of potassium and calcium silicates. Next point, it is fusible in difficulty Next point, used for making hard glass apparatus. Used for making hard glass apparatus. Next, third है flint glass. थर्ड है flint glass. It is clear, transparent, potash lead glass, potash lead glass. Next, second point, it is used in making bulbs and optical instruments. It is making used bulb and optical instruments. Bulb and optical instruments. Next, fourth है bottle glass. Next, fourth है bottle glass. It is cheapest. It is the cheapest variety of soda lime glass. Soda lime glass. It is the cheapest variety of soda lime glass used in making bottles. Used in making bottles. Used in making bottles. Next, fifth है Pyrex glass. Next है Pyrex glass. It is a mixture of zinc and barium borosilicates. Zinc and barium borosilicates. Zinc and barium borosilicates. It is resistant to heat.
It is resistant to heat. नेक्स्ट 6 है क्रुक्स ग्लास. Crookes glass, it is a special type of optical glass containing cerium oxide, which cuts UV rays. अल्ट्रावायलेट रेज को कट करता है और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है. विच कट्स यूवी रेज. नेक्स्ट है ग्राउंड ग्लास. नेक्स्ट है ग्राउंड ग्लास. इसमें लिखिए सॉफ्ट ग्लास हैविंग सरफेस ग्राउंडेड बाय टर्पेंटाइन ऑयल. टर्पेंटाइन ऑयल. नेक्स्ट 8 है लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास. लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास. देखिए लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास आप लोगों ने भी देखा होगा, गाड़ियों में जो ग्लास लगे होते हैं वो लेमिनेटेड होते हैं. बीच में ब्यूटाराइल करके एक पॉलीमर होता है, उसके दोनों तरफ से इस ग्लास को चिपका दिया जाता है, जो कि बहुत ही सेफ्टी करता है. जब भी टूटता है तो इतनी आसानी से नहीं टूटता है. लिखिए लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास में a layer of transparent butyral plastic with a suitable adhesive placed between two layers of glass. This is cemented as high pressure and temperature. It is used auto vehicles and windshield. ये गाड़ियों के जो शीशे होते हैं वो लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास होते हैं. नेक्स्ट 9 है
क्वार्ट्ज ग्लास। 9 है क्वार्ट्ज ग्लास। इसमें लिखिए इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल ऑपरेटर्स। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल ऑपरेटर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स and it is also called vitriol. क्वार्ट्ज ग्लास को विट्रियोसल बोलते हैं, नोट कर लीजिए ये बात। और क्वार्ट्ज ग्लास में एकदम प्योर सिलिका यूज करते हैं, प्योर सिलिका यूज करते हैं। नेक्स्ट 10 है ओपल ग्लास। It is obtained by calcium fluoride CaF2. It is obtained by CaF2. It is obtained by CaF2. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डालिए कलर ऑफ ग्लास। जो ग्लास में डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, ये कलर कैसे डाले जाते हैं, और ध्यान रखिए ये कलर्स मेटल के ऑक्साइड के द्वारा दिए जाते हैं। FeO डालने से ग्रीन कलर आता है। Fe2O3 डालने से ब्राउन कलर आता है। MnO2 डालने से पिंक कलर आता है। अगर इसको एक्सेस में डाल दिया तो ब्लैक कलर आ जाएगा। MnO2 को अगर एक्सेस में डाल दिया तो ब्लैक कलर आ जाएगा। COO कोबाल्ट ऑक्साइड, इंटेंस ब्लू कलर आता है इससे। गोल्ड क्लोराइड रूबी कलर, AuCl3 गोल्ड क्लोराइड रूबी कलर आता है इससे। Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू कलर आता है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड से लेमन येलो कलर आता है। तो यहां पर देखिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों में क्या फर्क है। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है।
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड अस एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपाउंड इज कॉल्ड इक, राइट। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि क्यूप्रस में +1 है, क्यूप्रिक में +2 है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड अस, क्यूप्रस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड क्यूप्रिक, इक, राइट। और CDS क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी रेड कलर, और क्यूप्रिक ऑक्साइड पीकॉक ब्लू, CDS लेमन येलो, कैडमियम सल्फाइड है, लेमन येलो कलर। कार्बन से अंबर कलर, अंबर कलर। और NiO या MnO से ब्लैक कलर, NiO और MnO से ब्लैक कलर। तो नोट कर लीजिए, ये सभी ऑक्साइड से ये कलर आते हैं। जब ग्लास में हम लोग कोई आर्टिकल बनाते समय इन ऑक्साइड्स का यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के कलर हमें मिलते हैं। कौन सा कलर चाहिए उसके हिसाब से उस मेटल का ऑक्साइड हमें यूज करना होता है, राइट। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है एनीलिंग और एक होता है कलट। कलट दो चीजें हैं, एनीलिंग और कलट। तो देखिए, ग्लास का कोई भी आर्टिकल बनाते समय उसको स्लो कूलिंग करने जो करते हैं उसको हम एनीलिंग बोलते हैं। कोई भी आर्टिकल्स बनाते समय स्लो कूलिंग का प्रोसेस को हम एनीलिंग बोलते हैं। तो एनीलिंग में लिखिए, एनीलिंग में नोट कर लीजिए, the process of slow cooling is known as annealing. The process of slow cooling is known as annealing. दूसरी चीज होती है कलेट। कलेट होता है जब भी कोई ग्लास का आर्टिकल बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे पीसेस को इंसर्ट करवा देना कलेट कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक कांच के पेपर वेट आते हैं, उन पेपर वेट में इधर से घुमा करके ऐसे देखेंगे तो लाल या पीले या नीले कलर के अलग कलर के उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो हमें ऐसे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, उनको हम कलेट बोलते हैं। मतलब एनी आर्टिकल फॉर्मेशन, एनी डिफरेंट कलर्स ऑफ स्मॉल पीसेस इंसर्टिंग इट्स कॉल्ड कलेट। तो इसमें नोट कर लीजिए कलेट के लिए, द फेनोमेना ऑफ एडिंग the phenomena of adding broken glass pieces during glass making
is called cullet. It's called cullet, C-U-L-L-E-T, cullet. It's called cullet. नोट कर लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ईचिंग ऑफ ग्लास. ETCHING, etching of glass. Etching of glass. देखिए, glass is attacked by only HF acid, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ये अगर कांच की बोतल है और हम जैसे इसमें HF एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डालेंगे तो कांच में क्या होता है? सिलिका, SiO2. क्या होता है? SiO2. और ये SiO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है. क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है. किसके साथ? SiO2 के साथ. और पूरा SiO2 और HF एक में मिल जाता है. ग्लास मतलब कांच का वो बोतल फूट जाता है, तुरंत टूट जाएगा क्योंकि वो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा. तो ईचिंग ऑफ ग्लास, ग्लास में मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो SiO2 सिलिका होता है. HF एसिड से उसमें हम कोई भी डिजाइन निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये कांच का एक बहुत बड़ा बोर्ड है और इसमें अगर हमें कोई फ्लावर कुछ निकालना है तो ब्रश से HF एसिड को लेकर के ऐसे 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 जैसे हम चाहें वैसे हम बना सकते हैं और ये पोंछ देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर वो वैसे ही गड्ढा टाइप का हो जाएगा ऐसे. तो कोई भी डिजाइन बनाने के लिए ग्लास में हम HF एसिड की हेल्प लेते हैं. इसको हम ईचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं. इसमें लिख लीजिए, ग्लास इज अटैक्ड बाय HF एसिड, by HF acid. This property is used in the etching of glass. Etching in the glass. And seams scratched with knife. Seams scratched with knife. कलेट और एनीलिंग, ये सब कुछ होने के बाद ये पूरा ग्लास का टॉपिक अभी फिनिश्ड होता है. अभी नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे. दिस इज द सीमेंट. सीमेंट, ये ग्लास टॉपिक अपना फिनिश्ड हो गया. अभी नया टॉपिक इसमें आता है सीमेंट. चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीमेंट. और ये ग्लास फिनिश्ड हुआ है अभी. सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इट इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम सिलिकेट. और इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस सीमेंट को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ एस्पिडेन.
जोसेफ एस्पिडिन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1824 में, 1824 में, और इसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक टापू का नाम था पोर्टलैंड और उसका वैसा ही कलर था, इसलिए उस कलर के नाम पे और उस जो वो उसका स्ट्रेंथ था उस सीमेंट का, इसलिए उस स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी मजबूती के हिसाब से टापू बहुत मजबूत था, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा था। और अभी वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि डायमंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, और आपने देखा होगा बोरान कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड, ये सब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होते हैं। सीमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है, जब इसकी फिक्सिंग हो जाती है, जम जाता है, इसमें असली चीज़ होता है बाइंडिंग पार्टिकल्स का, बाइंडिंग का सिस्टम होता है। तो इसमें लिख लीजिए सीमेंट क्या होता है, इट इज देखिए इट इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम सिलिकेट्स। कैल्शियम एंड एल्युमिनियम सिलिकेट्स। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग मटेरियल की, बाइंडिंग मटेरियल की बात करें, क्योंकि इसका असली जो मेन काम होता है वो क्या होता है, सीमेंट का बाइंडिंग करने का काम होता है। तो बाइंडिंग मटेरियल में बाइंडिंग करने का जो काम होता है वो बाइंडिंग दो तरीके से होती है। एक तो इटसेल्फ में अपने अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ बाइंडिंग, और एक होता है दूसरे के साथ, दूसरे पार्टिकल्स के साथ बाइंडिंग करना। तो बाइंडिंग दो टाइप की इसमें होती है, कोहेसन, COHESION, कोहेसन, और एक होता है एडिशन, ADHE, एडिशन। दो टाइप की बाइंडिंग। और कोहेसन होता है विद इटसेल्फ, अपने ही पार्टिकल के साथ बाइंड अप करना, और ये होता है अदर्स, अदर पार्टिकल्स के साथ बाइंड अप करना, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्मेशन है जब होता है, कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है पल्वराइजेशन का। पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन का मतलब होता है फाइन पाउडर्ड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, पीसना। पल्वराइजेशन का मतलब क्या, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, पीसना, महीन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। दूसरा होता है क्लिंकर्स। क्लिंकर्स मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। और इसके बाद फॉलोड बाय कैल्सिनेशन, फॉलोड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, absence of air, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, absence of air या absence of ऑक्सीजन, और absence of ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब बहुत ज़्यादा हीट करना,
और ये जो कैल्सिनेशन होता है, जो स्ट्रांग हीटिंग होती है, वो फर्नेस में होती है, फर्नेसेस में होती है। फर्नेसेस डिफरेंट टाइप्स की जो फर्नेसेस होती हैं उसके अंदर ये स्ट्रांग हीटिंग की जाती है। नोट कर लीजिए। अभी देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सीमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला तो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा होता है SiO3, सिलिकेट। और ये किस फॉर्म में होता है? सिलिका के फॉर्म में, SiO2 के फॉर्म में। और थर्ड होता है Al2O3, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। और फोर्थ होता है जिप्सम। जिप्सम का काम होता है चिपकाने का, बाइंडिंग करने का काम होता है जिप्सम का। अब देखिए, अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बन जाता है। और जो CaCO3 होता है इसको क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, या फिर हिंदी में चूना पत्थर। लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर। इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। CaO मतलब बिना बुझा चूना। इसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, राइट। अब देखिए, अगर हम ये सीमेंट बनाते हैं, चूंकि सीमेंट भी एक कोई कंपाउंड नहीं होता है, ये एक मिक्सचर होता है। आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। और मिक्सचर का, किसी भी मिक्सचर का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो सीमेंट क्या है? डिफरेंट कंपोजिशंस का एक मिक्सचर है। CaCO3 प्लस क्ले प्लस जिप्सम। तो देखिए, CaCO3 हमें क्या देता है? CaO देता है। हीट करेंगे तो CaO। क्ले क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्ले क्या होता है? क्ले में Al2O3 प्लस SiO2 मिला करके बोलते हैं हम क्ले। तो सीमेंट का फार्मूला क्या हो गया? CaCO3 प्लस क्ले प्लस जिप्सम। जिप्सम का काम क्या? जिप्सम बाद में मिलाते हैं, सबसे बाद में मिलाते हैं। पहले इसको हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले को मिक्स करके हीट करते हैं, उसके बाद जिप्सम को मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर CaO देता है। एक्चुअली में हमें CaO की रिक्वायरमेंट होती है बिना बुझा चूना, और बिना बुझा चूना के लिए हमने लाइमस्टोन या चूना का पत्थर, चूना पत्थर मिलाना पड़ता है। जनरली ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं सीमेंट की, वो वहाँ पर होती हैं जहाँ पर चूना पत्थर का माइंस होती हैं। चूना पत्थर की जो माइंस होती हैं उसके नज़दीक में ये लगाते हैं, क्योंकि चूना पत्थर हमें बहुत लार्ज स्केल में चाहिए होता है। उस चूना पत्थर को मेन कंपोनेंट है हमारा, इसलिए जहाँ पे चूना पत्थर की माइंस होती हैं उसके नज़दीक ही ये सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं, राइट। तो ये हो गया आपका चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्ले। क्ले में होता है Al2O3 एल्यूमिना प्लस SiO2 सिलिका, जिसको हम सैंड बोलते हैं, प्लस जिप्सम। नोट कर लीजिए।
अब देखिए अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो इसमें क्या क्या परसेंटेज कंपोनेंट्स की होती है, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है अक्सर। CaO कितने परसेंट होता है? 60 to 70% होता है, 60 to 70%। लेकिन ये हम पहले ही बता चुके आपको, इट इज ए मिक्सचर, तो इसलिए यहाँ पर इसकी परसेंटेज बहुत एक्यूरेट नहीं होती है, मायने नहीं रखती है कि कितना, इसमें बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको, 60 to 70%। नेक्स्ट SiO2 20 to 25%। इसके बाद नेक्स्ट Al2O3 5 to 10% तक होता है, और उसके बाद MgO 2 to 3% तक होता है, 2 to 3% तक होता है। Fe2O3 1 to 2% तक होता है, और जिप्सम 2 to 5% तक होता है, 2 to 5% तक जिप्सम होता है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा? अभी देखिए जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, थ्री CaO डॉट SiO2 3CaO डॉट Al2O3 2CaO डॉट SiO2 और 4CaO डॉट Al2O3 डॉट Fe2O3। ये इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो पोर्टलैंड सीमेंट के ये 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनका मिक्सचर होता है,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल जो होता है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या क्या होता है? लाइमस्टोन, प्लस क्ले प्लस जिप्सम। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 होता है। क्ले क्या होता है? Al2O3 प्लस SiO2 होता है। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना आप लोग, ये फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, अभी बहुत देर से आप लोग ये देख रहे हैं कि जिप्सम जिप्सम जिप्सम, हर यहाँ पर जिप्सम बहुत यूज हो रहा है। तो जिप्सम एक्चुअली में होता क्या है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, ये भी देख लीजिए। CaSO4.2H2O जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O, it is also known as alabaster, ALABASTER. It is also known as alabaster. नोट कर लिया। ये पूरा जो आपने सीखा पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, एक होता कीन्स सीमेंट, KEENSCEMENT। कीन्स सीमेंट क्या होता है, उसके लिए एक पॉइंट लगा कर लिखिए। एडिंग ऑफ एलम, एडिंग ऑफ एलम, एलम समझते हो? एलम फिटकरी होता है। इसका फार्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एलम, इसका फार्मूला होता है K2SO4। ये फिटकरी होती है, कॉमन एलम या पोटास एलम के नाम से इसको जानते हैं। तो लिख लीजिए, एडिंग ऑफ एलम टू POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। एडिंग ऑफ एलम to POP gives hard setting known as Keens cement, known as Keens cement. Known as Keens cement. नोट किया? कीन्स सीमेंट। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ पर 2 मोल हमने जिप्सम के लिए 2 मोल जिप्सम के लिए इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। -3H2O निकल जाएगा। CaSO4 1H2O, 2CaSO4.H2O।
POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे अगर, तो 2CaSO4 माइनस H2O भी निकल जाएगा। दिस इज द डेड POP, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज द डेड POP, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका POP का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका हम दूसरा फार्मूला 2 से डिवाइड कर देंगे, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये हो जाएगा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 के 2 मोल तो H2O का 1 मोल, और दिस इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम, राइट। तो इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये 1 H2O है, ये भी बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट, मतलब डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, डेड POP। तो आप समझ लीजिए, इसमें बहुत बार हमने जिप्सम यूज किया है, तो जिप्सम क्या होता है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जिप्सम क्या होता है, राइट बेटा। यहाँ पर देखिए, अभी आपका ये पूरा टॉपिक ग्लास एंड सीमेंट फिनिश्ड होता है। ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस लेक्चर में कवर हो गई हैं। ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश्ड करते हैं। थैंक यू।